नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। कश्मीर में बिगड़ते हालात के बीच राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राज्य में गठबंधन सरकार और राज्य के हालात सहित कई अन्य प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की। इसमें अलगाववादियों के साथ बातचीत जैसे मुद्दे भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी न किसी स्तर पर बातचीत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने कश्मीर समस्या के हल के लिए पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की नीति पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बंदूकें और पत्थरों की छाया में कोई बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन घाटी की स्थिति में सुधार होने पर अलगाववादियों के साथ बातचीत हो सकती है। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कश्मीर मुद्दे पर अलगाववादियों से बातचीत की वकालत करते हुए कहा है कि हम कश्मीर घाटी के बिगड़ते हालात से बेहद चिंतित हैं। हालिया घटनाओं से गैर ज़रूरी तौर पर लोगों की गई उसे टाला जा सकता था। दिल्ली स्थित कंसर्न सिटीज़न ग्रुप की ओर से जारी एक बयान में सिन्हा और अन्य सदस्यों ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है और ये राजनीतिक समाधान की मांग करता है। वहाँ मौजूदा खून खराबा ख़त्म होना चाहिए और ये केवल बातचीत के ज़रिए ही संभव है। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले यशवंत सिन्हा ने कहा था कि आज के समय में जब कोई अलगाववादियों से वार्ता करने जाता है तो उसे राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अटल जी भी राष्ट्रद्रोही थे? कश्मीर में शांति, हिंसा और दमनकारी तरीक़ों से शांति संभव नहीं है। देश देशांतर में आज हमारी चर्चा का यही विषय है कि क्या कश्मीर में शांति कायम होने की कोई दूसरी सूरत भी है या सिर्फ संवाद और आपसी बातचीत के ज़रिए ही राज्य में हालात बहाल किए जा सकते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर और केंद्र सरकार में पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रहे वजाहत हबीबुल्ला, पीडीपी नेता इलियास नज़ीर लावे, बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष दुआ और श्रीनगर से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी। आप सभी का स्वागत है। वजाहत हबीबुल्ला साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। आपका कश्मीर में एक लंबा तजर्बा रहा है और अभी जो ये कंसर्न सिटीज़न ग्रुप की तरफ से बयान आया है उसमें भी आप शामिल थे। एक तरफ तो बात ये हो रही है कि मुख्यमंत्री आती हैं, वो प्रधानमंत्री से बातचीत करती हैं, वो अलगाववादियों से बातचीत करने की वकालत करती हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का, ख़ास करके गृह मंत्री का रवैया ये है कि साहब शांति और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। और आप लोगों की तरफ से एक बयान आया है कि नहीं साहब, बातचीत होनी चाहिए, सभी से होनी चाहिए। आखिर कश्मीर की इस समस्या का समाधान आपकी नज़र में क्या है? समाधान केवल बातचीत से हो सकती है और कोई तरीका कोई है? मुझे तो नहीं लगता कि और कोई तरीका अपनाया जा सकता है। बहुत सारे तरीक़े अपनाए गए हैं और जब हमारा कंसर्न सिटीजन्स ग्रुप जाके मिला था, मुख्तलिफ़ ख़ित्ते के वर्गों के लोगों से मिला था, उनमें ये अलगाववाद भी थे। तो उनसे जब हम जाके मिले तो यही चर्चा थी और हर एक में ये एक समन्वय था कि हाँ, बातचीत से ही मसला हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए हम भी, हमारा कंसर्न सिटीजन्स ग्रुप और जिसके स्पोक्समैन यशवंत जी हैं, इन्होंने बार बार इस पे ज़ोर डाला। और मुझे खुशी है ये सुन के कि आज आई हैं, महबूबा जी मिली हैं, क्योंकि हम जिससे मिले हैं तो वहाँ महबूबा जी से भी हमारी कई मुलाकातें हुई हैं, फारूक साहब से भी मिले और उनके पार्टी के लोगों से, और हर एक ख़ित्ते के लोग से मिलने की कोशिश की, न केवल शहर में श्रीनगर में लेकिन बाकी जगहों पे भी, अनंतनाग में और सोपोर में और शोपियान में और अलग बडगाम में, बहुत सारी जगहों पे जाने की कोशिश की जहाँ फैलाव जितना हो सके हो। और मकसद ये था कि हम वहाँ के लोगों को ये समझाएं कि हम उनके एक दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे हैं और हम उनके हैं। और अगर उनको कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है, तो हम सुनने के लिए तैयार हैं और हम अपने सरकार को सुनाने के लिए भी तैयार हैं। अब सरकार पे ये है कि अब वो बातचीत शुरू करे, किस प्रकार से शुरू करे वो अब उसको देखना है, लेकिन हर एक को बातचीत में ला के तभी कोई हल निकल सकता है। ठीक। इलियास नज़ीर लावे साहब, आपकी पार्टी का एक अरसे तक ये रहा कि साहब सेपरेटिस्ट के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर कुछ अरसे से ये बात हुई साहब अब होनी चाहिए और अब ख़ुद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री से आके कह रही हैं कि अलगाववादियों से भी बातचीत हो। आपकी पार्टी का स्टैंड आखिर है क्या? जब आप देखेंगे, हमारी पार्टी ने बीजेपी के साथ जो अलायंस किया हुआ है, हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस इस बेसिस पे है कि
बातचीत? हमारा डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सारे पर्सपेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया हुआ है। और आप एक बार हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस के को पढ़िए और देखिए कि उसमें हमने ये सबसे पहले तय किया हुआ है कि हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे कश्मीर मसले के, चाहे वो अलगाववादी हैं, चाहे फॉर दैट मैटर पाकिस्तान के साथ भी बात करनी है, क्योंकि हम घर में बात करें उससे कोई फ़र्क नहीं होने वाला। फ़र्क तब होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स को हम टेबल पे ला के बातचीत कर सके, उस बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी का पहले से स्टैंड रहा है कि सेपरेटिस्ट्स के साथ बात करनी है, जो भी स्टेक होल्डर हैं मसले का, तो उसके साथ बातचीत करनी है। इस ज़मीन में आज हमारी मुख्यमंत्री भी आई हैं, प्रधानमंत्री जी से मिली, होम मिनिस्टर साहब से मिली, तो उनका आपने देखा होगा कि फोकस एक ही चीज़ पे है। देखो, हमने बीजेपी के साथ पीडीपी ने अलायंस इस बात पे किया है, जिसको मुफ्ती साहब ने किया है, कहा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने का काम किया है। वो किस लिए किया है? पावर में, इक्तिदार में आने के लिए नहीं किया, लोगों के लिए किया है। नहीं तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी और पीडीपी आपस में आ सकते हैं। तो वो जो एजेंडा हमारे पास है, एजेंडा ऑफ अलायंस, उस चीज़ को लेके हमने वो राह हमने दिखाई थी कि इस बेसिस पे डायलॉग ही एक वाहिद सोल्यूशन है। जब हम सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें, वो एक वाहिद सोल्यूशन है मसले कश्मीर के हल का, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आशीष दुआ साहब, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पे? और ये कहा जाता है कि कई बार उस वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने हुर्रियत के लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री वाजपेयी का भी ये कहना था कि साहब कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के दायरे में सबसे बातचीत हो सकती है। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? देखिए, अभी वजाहत साहब ने कहा कि ये जो ग्रुप गया था, और बीजेपी उनके सीनियर लीडर हैं, मार्गदर्शक मंडल के यशवंत सिन्हा जी हैं, तो मुझे लगता है उनको अपनी पार्टी के लोगों को उनकी बात समझनी चाहिए। और जहाँ तक आज घाटी, ये जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, उसमें अगर आज कोई हालात समझ नहीं पा रहा है, तो वो जो रूलिंग पार्टी है वहाँ की, पीडीपी और बीजेपी, और सेंटर की रूलिंग पार्टी है, शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी सबको हालात की मद्देनज़र देखते हुए समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, कितनी हालात बिगड़े हैं वहाँ पर, किस तरह से आज जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो दैट इज़ बिकमिंग यंगर and that is becoming more educated, which is the most dangerous thing that has happened. And why the situation has emerged? क्यों इतनी खराब सिचुएशन हुई है? उसके लिए दो तीन बातें लावे साहब बात कर रहे थे कि एजेंडा ऑफ अलायंस जो इन्होंने बनाया था, 2.5-3 महीने लग गए थे मुफ्ती साहब को शायद फाइनलाइज करते हुए। उसके बाद जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ तो 65 दिन 70 दिन के इसके बाद दोबारा महबूबा जी को उसमें इंटरवीन किया उन्होंने, और कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है, कुछ समझाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। तो ये जो आपस में इनकी दोनों अलायंस पार्टनर्स की मुश्किलात हैं, जो आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। नहीं, वो आप उनके ऊपर नुक्ताचीनी ज़रूर करें, लेकिन आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मेरा सवाल ये था। देखिए, हमारी पार्टी का जब भी हम कांग्रेस पार्टी रही है सेंटर में, या कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है कश्मीर में, तो आज जितने ख़राब हालात हैं, हमेशा से इम्प्रूवमेंट हुई है हालात की, चाहे परसेंटेज पोलिंग ले लीजिए, से बातचीत होनी चाहिए या नहीं? 65% तक पोलिंग पहुंच गई थी। आज श्रीनगर में 7% पोलिंग हुई। अनंतनाग का बाई इलेक्शन बाई पोल्स था, लास्ट डे कैंपेन का था, और पीडीपी के अपने कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन पोस्टपोन होना चाहिए। तो कहीं ये लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक को, जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस था, इवन इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया रहा। मेरा सवाल ये है, आपका स्टैंड क्या है पार्टी का? सेपरेटिस्ट के साथ बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक सबको जो वाजपेयी जी का डॉक्ट्रिन था, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत का, कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा उसी एजेंडे पे काम करते हुए हमेशा से, चाहे वो बॉर्डर्स के अक्रॉस मेजर्स की बात हो, चाहे बातचीत की बात हो, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो हर साल वहाँ जाते थे, सब लोगों से बातचीत करते थे, हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए। जो भी डिमांड्स थी, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की, और उसमें बहुत हद तक सफल भी हुई। मैं आता हूँ आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भी जुड़ गए। गोपाल जी,
मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे जानना और समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर कि कश्मीर में अलगाववादियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात में स्पष्ट है अभी कि अलगाववादियों के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते, उससे बात नहीं हो सकती जब तक कि वह संविधान के साथ अपनी अलायंस को वो एक्सेप्ट ना करे। अब जो ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर उसमें ये है कि जो वहां पे युवा लोग मिसगाइडेड हो गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से या अलगाववादियों के तरीके से, उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ना, उनकी भ्रम की स्थिति को खत्म करके उनको आर्थिक विकास में, उनको रोजगार देने में, उनको एजुकेशन देने में, उनको साथ लाके मुख्य धारा से जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह मिसगाइडेड लोग हैं। एक तो है अलगाववादी जो फैक्शन है मेन, वह इनको मिसगाइड कर रहा है, और दूसरे हैं जो भ्रम की स्थिति में है। उन युवाओं को जो आज हम देख रहे हैं, जो स्थिति काफी खराब हो गई है, उन लोगों को आर्थिक विकास के थ्रू, रोजगार के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू मुख्य धारा में जोड़े, ताकि वह इस तरह की पत्थरबाजी की जो एक्टिविटी है वह किसी या तो आर्थिक संरक्षण के कारण पहलुओं के कारण करते हैं, उनको रोकना है। नहीं, एक चीज और, एक बात मैं कहना चाहता हूं कुर्बान साहब, बात यह है कि कश्मीर की समस्या को अगर हमने केवल घाटी की समस्या को ना देख के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कश्मीरी पंडित और वहां पे कई सारी चीजें, उनको भी समावेश करना पड़ेगा। केवल अपीजमेंट के थ्रू एक वर्ग को हम नहीं टैकल कर सकते इस समस्या को। देखिए, कैरेट और स्टिक दोनों साथ में चलते हैं। इस बात को देश को समझ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। देश की संप्रभुता के साथ नहीं है जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं यशवंत सिन्हा साहब। पिछले कई महीनों से वो दिल्ली के कंसर्न सिटीजन ग्रुप की तरफ से कश्मीरियों से बात कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल में बयान दिया है और ये कहा है, बल्कि दोहराया अपने उस बयान को जो वो पिछले साल देते रहे हैं, इस साल फरवरी में देते रहे हैं, कि कश्मीर में सभी लोगों से बात करनी चाहिए, अलगाववादियों से भी बात करनी चाहिए, और अलगाववादियों से बातचीत करने वालों को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है। देखिए, कोई सिटीजन इनिशिएटिव में कोई लोग बात करते हैं तो उसको सरकार को कुछ नहीं कहना। सरकारी स्तर पे अलगाववादियों से बात नहीं हो सकती, यह स्पष्ट बात हमारी पार्टी मानती है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इनिशिएटिव में बात करते हैं, बात करके अल्टीमेटली अगर उनका संविधान में अपना वो मानना नहीं है, तो आप उनसे क्या बात करेंगे? अगर वो बात करेंगे कि कश्मीर की आज़ादी की बात करेंगे, तो अगर कश्मीर लड़के लेंगे आज़ादी, अगर इस तरह की बात करेंगे, तो क्या जो लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या पार्लियामेंट के उस प्रण को भूल गए जिसमें यह कहा गया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसके लिए भारत सरकार मजबूती से काम करेगा? तो यह जो बातचीत करने की बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात करें, लेकिन सरकार उनसे नहीं बात कर सकती जब तक वो संविधान में अपनी आस्था नहीं रख सकते। आप सशर्त बातचीत चाहते हैं और आप शर्त के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ कश्मीर से, श्रीनगर से फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी जुड़ गए हैं। शुजात बुखारी, ये बताइए कि जो ये प्रक्रिया चली है दिल्ली में, महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कहा कि अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए। इसी बीच जो कंसर्न सिटीजन ग्रुप है, जिसके एक मेंबर वजाहत हबीबुल्ला साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और उसके स्पोक्समैन यशवंत सिन्हा साहब ने भी कहा है कि अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या हालात हैं राज्य में, और क्या ये बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? देखिए कुर्बान भाई, आपको पता है कि कश्मीर में हालात जो हैं वो बहुत ही ख़राब हैं और गंभीर सूरत हाल है, और मैं समझता हूँ कि बातचीत के बगैर कोई और रास्ता नहीं है कश्मीर की समस्या जो है उसको हल करने के सिलसिले में। और हम बार बार ये कहते आए हैं कि यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन जो है उसको एड्रेस करने के लिए जो जीत का रास्ता है वही एक रास्ता है, और जोर जबरदस्ती, फौज और गोलियों से इस मसले का हल नहीं है, बल्कि उससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो कंपाउंड होती जा रही है। मैं अभी सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता का ये जो वो आपसे बात कर रहे थे,
तो मुझे लगता है कि उन्हें कश्मीर के बारे में हिस्ट्री का एक लेसन लेना चाहिए और उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो प्रॉब्लम है ये किसी दायरे के अंदर नहीं है बल्कि किसी दायरे के बाहर है। अगर ये किसी दायरे के बाहर नहीं होती तो भारत ने आज तक कोई 150 राउंड जो है बातचीत के पाकिस्तान के साथ नहीं किए होते। इन्होंने खुद कहा कि पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है और कश्मीर का एक हिस्सा उनके पास है, तो वैसे भी बातचीत पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज़रूरी है और उन लोगों के साथ भी बहुत ज़रूरी है जो करते हैं यहाँ के सिस्टम को। और जहाँ तक है कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, मुझे लगता है हमें पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे इस वक्त प्रॉब्लम है उस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं कि हम जहाँ कश्मीर की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई नहीं जी, आप लद्दाख के क्या सोचा, आपने जम्मू का क्या सोचा जी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख रियासत एक ही रियासत है, इसके 3 हिस्से हैं और जब बात को पूरी तरह से दायमी तौर पे मुस्तकिल तौर हल करने की आएगी तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रोसेस है, डायलॉग प्रोसेस, उसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते जम्मू को, लद्दाख को। लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम है वो कश्मीर में प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। आज भी आपने देखा होगा कि श्रीनगर में स्टूडेंट्स और पुलिस के दरमियान किस लेवल की झड़पें हुई और किस किस्म का माहौल था। तो मुझे लगता है कि जो लोग दिल्ली में बैठ के बात करते हैं कश्मीर, उनको कम से कम कश्मीर आना चाहिए और यहाँ पे ग्राउंड की सूरत हाल देखनी चाहिए और उसके बाद बात करनी चाहिए। ठीक है, आप रहें शुजात, में आऊँगा आपके पास दोबारा। वजाहत हबीबुल्लाह साहब, अभी आपने शुजात बुखारी को सुना, श्रीनगर से ग्राउंड ज़ीरो से वो हालात भी बयान कर रहे थे और सूरत हाल भी बता रहे थे और साथ ही पीडीपी प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ताओं के भी आपने बयान सुने। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि जो लोग संविधान में यकीन नहीं रखते उनसे कोई बातचीत केंद्र सरकार नहीं कर सकती। अलगाववादियों को अगर बातचीत करनी है तो संविधान के दायरे में, तो एक तरह से शर्त आयद है। और आप लोग कह रहे हैं कि कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, सबके साथ बातचीत होनी चाहिए। ऐसी सूरत में कहीं से कोई बामानी बातचीत शुरू हो सकती है? ऐसी सूरत कैसी, ये तो मुझे आश्चर्य है कि गोपाल जी ऐसी बात कर रहे हैं, इसलिए कि जो इनके साथ अलगाववाद जो हैं उनके साथ जो शुरुआत हुई थी बातचीत के, वो किसने शुरू किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने, और अडवाणी जी उसमें शामिल थे, यशवंत सिन्हा भी उसमें शामिल थे। तो ये तो इनिशिएटिव उनका था। ये कहते हैं कि संविधान, और क्या संविधान के बारे में उनका रवैया कुछ और था उस समय? बिल्कुल नहीं, वही था जो आज है। तो उस समय उन्होंने चाहा था कि हम बात करेंगे। फिर जो जैसे उन्होंने अभी जिक्र किया कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसमें प्रथम जो मुद्दा है वो ये है कि बातचीत हर एक स्टेक होल्डर से होगी और ये कहीं ये स्पष्टीकरण नहीं हुई कि स्टेक होल्डर्स केवल वो स्टेक होल्डर्स जिनको संविधान पे और ये कोई ऐसी ये गुप्त बात नहीं थी कि उनको संविधान में भरोसा नहीं है। तो फिर उसको कह देते कि जो संविधान को मानते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा है। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है ये सुनते हुए। बातचीत से ही समस्या हल हो सकती है, लेकिन उनको फिर समझाना है, और कोशिश तो हमारी यही हुई है पिछले 20-30 साल से जो हम वहाँ काम कर रहे हैं। कोशिश तो हमारी यही रही है कि लोग माने कि जो आज़ादी वो मांग रहे हैं वो हमारे संविधान के अंदर उनको मिल रही है, तो उसको माने और उसको उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो ये बहस चलती रही है, और लेकिन उसके बहस के होने के बावजूद भी शुरू हो गई थी। तो इससे पहले कि मैं गोपाल जी के पास जाऊं, इलियास नज़ीर लावे साहब, आप कितना सहमत हैं जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं, और क्या इस हालात में इस सख्ती के साथ कि हम जब तक वो भारतीय संविधान के दायरे को नहीं मानेंगे कोई बातचीत करेंगे, कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, जैसे मैंने बता दिया, एजेंडा ऑफ अलायंस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी है। तो और उसमें ये भी क्लियरली मेंशन है कि सेपरेटिस्ट के साथ बात करनी है। आज हमारी मुख्यमंत्री आई है, प्रधानमंत्री से मिली, उन्होंने भी ये बात वाज़ेह कर दी कि हमें अभी माहौल तैयार करना है बातचीत के लिए। देखिए, अगर हम रियलिटी पे आ जाएं, बातचीत के सिवा कोई मसले का हल नहीं है।
और बातचीत उनके साथ ही करने हैं जो हमसे खफा हैं। गिलानी साहब की बात करें तो वो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं 2 बार हमारे, है ना। तो वो कुछ लोग जो हमसे नाराज़ हुए हैं उनसे बात करनी है। गिलानी साहब तो इंडियन नेशनल हैं, उनसे भी तो बात उसी तरीके से करनी है जैसे हम बाकी इंडियन सिटीजन्स के साथ बात करें। और हमारी पार्टी ने अगर बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ ये अलायंस इसलिए किया है क्योंकि मोदी जो है वो इस टाइम के सबसे लोकप्रिय नेता हैं इस देश के। और आशीष दुआ साहब, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जी जी। एक शुजात साहब रीजनल एस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो 3 रीजन्स की बात की। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहाँ राजौरी, पुंछ एक अलग रीजन जिसकी अलग एस्पिरेशंस हैं, जम्मू है, चिनाब वैली एक अलग रीजन है, कश्मीर वैली है, उसके बाद कारगिल और लद्दाख की भी अलग अलग एस्पिरेशंस है। तो जो इंटरलोक्यूटर्स का ग्रुप था, ये कंसर्न सिटीजन्स का ग्रुप है, ये सारे खित्तों के सारे एरियाज़ के लोगों से बातचीत करके और रिकन्सिलेशन से एक तरीका निकालने की ज़रूरत है। ये कॉन्फ्रंटेशन से नहीं निकलेगा इसका तरीका। चंद्र प्रकाश गंगा जैसे मंत्री जो बीजेपी के हैं, उनकी स्टेटमेंट से इसका हल नहीं निकलेगा। आपस में जो इनकी जो ग्राउंड सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इवन जनरल संधू जो कोर कमांडर हैं श्रीनगर के, उन्होंने भी ये कहा कि दिस कैन नॉट बी वन बाय द बैटल ऑफ बुलेट्स, वी हैव टू विन द बैटल ऑफ माइंड्स। तो जो अलायंस पार्टनर्स हैं, मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए कि ये ग्राउंड की सिचुएशन समझें, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के हल करें। एजेंडा ऑफ अलायंस जो इन्होंने बनाया है, अलग अलग बातें हो रही हैं अभी इसी शो में ही, किस तरह से डायकोटॉमी, किस तरह से अलग अलग बातचीत अलग अलग ये बात कर रहे हैं, और इस माहौल में ये कैसे एग्री करेंगे बातचीत के लिए, आगे का हल निकालने के लिए। और जहाँ तक समर की बात है, तो हर साल बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी होती है, और अगर पिछली बार की देखेंगे तो बहुत गर्म सर्दी रही है वैली में। 400 से ज़्यादा पथराव की घटनाएं हुई हैं। मेरे पास समय की ज़रा कमी है, माजरत के साथ। गोपाल अग्रवाल साहब, आप कह रहे हैं कि संविधान के तहत जो कोई बात नहीं करेगा उससे बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ कई लोगों का ये मानना है कि साहब बातचीत अगर शुरू करनी है तो कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, और आपकी सरकारें पहले कर चुकी हैं, दिखा चुकी हैं, अडवाणी जी हों, वाजपेयी जी हों, फिर आप इस पर क्यों अड़े हुए हैं कि हम इसके बिना बातचीत नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट कहा है कि, और जब वो जो टनल को उद्घाटन करने गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि हमें उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ के जो दिग्भ्रमित लोग हैं उनको प्रॉपर, ये बात आप कह चुके हैं। और उन्होंने सारे स्टेट्स को कल नीति आयोग की बैठक में भी किया। तो अल्टीमेटली देखिए, मैं कि सेपरेट वहाँ पे डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी कि कौन लोगों से हमें बात करनी है और सद्भावना क्रिएट करनी है, सद्भावना के साथ चल के लेना है। लेकिन जो लोग दिग्भ्रमित हैं उनसे बात करके उनको समझा के उनका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन जो पूरी तरह से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो इस बात से एग्री, देखिए आखिर उस माहौल को कैसे बनाएंगे आप, उस आइडेंटिफाई करके लोगों को देखना पड़ेगा ना कि किन लोगों के साथ हमें आगे बढ़ना है, किन लोगों को, अगर आप आइसोलेट किसी ग्रुप को नहीं करेंगे, बहुत संक्षेप में गोपाल जी, बातचीत करके भी क्या स्थिति पे ला रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि सद्भावना क्रिएट करना है, किस ग्रुप में करना है, स्लोली हमें आगे बढ़ना है और वहां के लोगों को इंटीग्रेट करना है। लेकिन जो संविधान में आस्था नहीं रखेंगे उनसे सरकार कैसे, अलग अलग लेवल पे बात करें, माहौल क्रिएट करें, अल्टीमेटली उन चीजों को लेके चले। लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं तो सरकार को थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तो रखनी पड़ेगी ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आशीष दुआ साहब आपका भी, और इलियास नज़ीर लावे साहब, वजाहत हबीबुल्लाह साहब, और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ शुजात बुखारी थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमारे पैनल का भी मानना है, और ये आम सहमति भी इस बारे में देश भर में है, कि बातचीत के ज़रिए ही इस समस्या का समाधान तलाश किया जा सकता है। कश्मीर में अगर हमें देर पा स्थायी शांति चाहिए तो उसके लिए सभी पक्षों से बातचीत करनी होगी, उन्हें समझाना होगा और ये यकीन दिलाना होगा कि वो इस मुल्क के वैसे ही बाशिंदे हैं जैसे दूसरे। इसी के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।